हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की क्लास में जैसा कि आप जानते हैं हम पॉलिटी करते हैं, तो पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है ये। लास्ट क्लासेस में आपने पॉलिटी की कॉन्स्टिट्यूशन को समझा। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना हमने आपको बताई थी, इंट्रोडक्शन जो था प्रस्तावना वो आपने समझी थी अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था संविधान के भाग। संविधान के कुल कितने भाग होते हैं? 22 भाग होते हैं, और उनके सारे भाग में हमने देखा था किस भाग में क्या क्या दिया गया है। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान का भाग 1। संविधान के भाग 1 में क्या क्या दिया गया है? संविधान के भाग 1 में 4 आर्टिकल दिए गए हैं, और उन 4 आर्टिकल पर आज हम अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्लास को पूरा लास्ट तक देखेंगे। और गाइज, आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई क्वेरी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। भाग 1। भाग 1 में क्या कहा गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 हमारा क्या बताता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन संघ और टेरिटरी राज्य क्षेत्र जो हो गया। ओके, इसके बारे में बात करता है। इसमें 4 आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। ओनली 4 आर्टिकल आते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बताते हैं इसके आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद या आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया यानी कि भारत। इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन होगा। भाग 1 में भाग 1 के आर्टिकल 1, भाग 1 का आर्टिकल 1, इसमें कहा गया है इंडिया। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है या यूनियन है। यहाँ राज्यों से मतलब केवल राज्य से नहीं है। ये क्वेश्चन मन में उठ सकता है कि इसमें कहा गया है इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब जितने भी राज्य हैं हमारे इंडिया में वो सब इसमें आएंगे। तो क्या यूटी जो है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो इसके अंदर नहीं है? तो ये क्वेश्चन मन में उठ सकता है। लेकिन यहाँ राज्यों का मतलब केवल उन राज्यों से नहीं है, सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। यूनियन टेरिटरी भी आ जाएंगी, और जितने भी इसमें 3 तरह की चीजें आएंगी वो बताती हूँ आपको। यूनियन इसमें 3 तरह की चीजें आएंगी। एक आएगा आपका, इसमें 3 तरह के राज्य होंगे। राज्य जो आप जानते हैं, स्टेट जितने भी हैं राज्य, स्टेट है जो। दूसरा हम देखेंगे यूटी। यूटी यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं जो यूटीज हैं। ओके, एंड नेक्स्ट आएगा अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र राज्य जो हमारे देश में पहले से मौजूद हैं, अलग अलग स्टेट जैसे यूपी, बिहार और बाकी आपके 28 राज्य जो हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, दादर नगर हवेली, पुदुचेरी, ये जो हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू एंड कश्मीर ये जो था उसका भी डिवाइडेशन होके लद्दाख और जम्मू दोनों यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। तो वो उस तरह की है यूनियन टेरिटरी, वो भी इसमें आएंगी। और तीसरा कॉलम दिया गया है इसमें अर्जित क्षेत्र का। अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे देश में अभी प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन किसी और देश से हमें अगर मिलता है तो हम उसे अर्जित क्षेत्र में डालेंगे। जैसे कि हमें गिफ्ट में मिल सकता है, किसी संधि के तहत मिल सकता है, या फिर हम युद्ध में जीत जाते हैं किसी चीज जगह को, तो वो हम जब अपनी उसमें शामिल करेंगे तो हम उसे कहेंगे अर्जित क्षेत्र। तो ये 3 तरह की चीजें इसमें आती हैं राज्यों के संघ में। ओके, तो यहाँ हम समझेंगे इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ है। इस पे भी विवाद आया था। यहाँ इंडिया और भारत अपने अपने आप में अलग अलग शब्द है दोनों। इंडिया इसका ट्रांसलेशन नहीं है। जैसे हम समझ सकते हैं, ऐसा हमको लगता होगा कि इंडिया को इंडिया इंग्लिश में कहते हैं, ऐसा हमें महसूस होता होगा कि इंडिया इंग्लिश शब्द है और भारत उसका हिंदी वर्जन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया एक अलग शब्द है और भारत एक अलग शब्द है। ये पहले से इंडिया बोला जाता था बाहर इसको, इसलिए इंडिया है, लेकिन हमारे भारत में पुराने टाइम पे इस देश को भारत बोला जाता था। तो इसलिए ये दोनों नाम है। कई बार इस नामों की वजह से भी काफी विवाद उठे थे कि इंडिया इसको भारत कहा जाए या फिर इंडिया कहा जाए। लेकिन जैसा कि आपने पढ़ा था, इंडिया जो है
जैसा कि आपने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है उसमें भी इंडिया शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया इस तरह से बोला गया है, तो यहाँ पे इंडिया शब्द का प्रयोग पहले से ही कर दिया गया, इसलिए ये दोनों शब्द यहाँ पे रखे गए हैं, इंडिया और भारत। लेकिन यहाँ पे ये बात कंसीडर करेंगे आप कि इंडिया और भारत दोनों अलग अलग शब्द हैं, अपने आप में एक एक वर्ड है, कोई किसी का ट्रांसलेशन नहीं है। ओके, आगे देखते हैं हम संघ। संघ क्या होता है? संघ को समझने से पहले हम दो चीजों को और समझ लेंगे। एक होता है कॉन्फेडरेशन और दूसरा होता है फेडरेशन। कन्फेडरेशन को कहेंगे हम परिसंघ। परिसंघ के एग्जाम्पल में हम यूएसएसआर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है, ये कभी भी टूटकर अलग हो सकता है। लेकिन फेडरेशन, अब बात करते हैं फेडरेशन की। फेडरेशन का एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं यूएसए को। यूएसए के एग्जाम्पल से समझेंगे हम फेडरेशन को। फेडरेशन यूएसए में क्या होता है कि कुछ प्रांत हैं, मान लीजिए ये इसके प्रांत हैं कुछ, और ये प्रांत अपनी कुछ कुछ शक्ति देश को दे देते हैं या यूनियन को दे देते हैं। ये सभी अपनी शक्ति किसे दे देते हैं? संघ को। ये क्या है? प्रांत हैं। तो प्रांत अपनी कुछ कुछ शक्ति किसको दे देते हैं? संघ को, और मिलके एक देश बनाते हैं। तो इस तरह की जो होती है व्यवस्था वो फेडरेशन में आती है। ऐसे ही ये वाली जो व्यवस्था है, ये वाली जो व्यवस्था है जो यूएसए में है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कनाडा का। कनाडा में क्या है, कुछ जैसे प्रांत है, इसके प्रांत या स्टेट जो है, इसमें क्या होता है, ये देश जो संघ है, ये संघ होता है ना, संघ, ये संघ इसको प्रांतों को शक्तियां दे देता है। प्रांतों को शक्ति किससे मिल रही है? संघ से। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, प्रांतों ने संघ को अपनी कुछ कुछ शक्तियां दे दी और बाकी शक्तियां अपने पास रखी, जिससे कब जब भी कुछ समझौता इनका टूटता है, ये क्या होता है, एक समझौते के तहत होता है। समझौता, इनमें एक समझौता होता है, तो ये उस समझौते के तहत एक देश चलता रहता है। लेकिन ये जो होता है इस तरह का, यूएसए में जो सिस्टम है ये पढ़े लिखे लोगों, बुद्धिजीवी लोगों में ही चल सकता है, लेकिन अदर देशों में ये नहीं चल सकता। यहाँ चलना थोड़ा मुश्किल होता है, सभी राज्य अलग अलग हो जाएंगे अगर ऐसा होगा। अपने इंडिया में अगर ऐसा होता तो ये सभी मिलके नहीं रह पाते कभी। दूसरा कनाडा का, कनाडा में क्या होता है कि प्रांत को सारी शक्तियां, कुछ कुछ शक्तियां, जो देश होता है प्रांत को शक्तियां देता है कि आपको ये शक्ति प्रदान है, आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं अपने यहाँ, कुछ रूल जो भी होते हैं। तो ये इस तरह की व्यवस्था कनाडा में है। अच्छा, हमारे यहाँ बोला गया है संघ, भारत को बोला गया है संघ, यानी कि यूनियन। यूनियन में क्या होता है, राज्यों का अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है। मतलब राज्य चाहे तो देश से अलग नहीं हो सकते। देश का यानी कि संघ का, देश यानी कि संघ, यूनियन का पूरा उन पर कंट्रोल होता है। मतलब जो राज्य होते हैं वो अलग नहीं हो सकते, वो उसका एक अविभाजित हिस्सा होते हैं। मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि संघ तो अविनाशी है, संघ अविनाशी है, लेकिन जो राज्य हैं यहाँ के या जो स्टेट है वो सब विनाशी हैं, उनका कभी भी विनाश हो सकता है। वो अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते कभी भी टूटकर। इसको बस इसी तरह समझ लेंगे कि वो अपनी मर्जी से कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। अच्छा, हमारे भारत को संघ कहा गया है, यूनियन कहा गया है क्योंकि इसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग तरह के लोग थे, सारे अलग अलग तरह के स्टेट को मिलाकर एक देश बनाया गया था। लेकिन राज्यों के पास अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं था, वो अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते थे। इस तरह की व्यवस्था बनाई गई थी यूनियन में भारत के लिए। लेकिन भारत को क्वासी फेडरल भी कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ शक्तियां फेडरेशन की हैं, फेडरेशन वाली व्यवस्था है, फेडरल वाली, ओके, और कुछ यूनिटरी प्रणाली कहाँ चलती है? यूनिटरी प्रणाली चलती है यूके में, यानी कि ब्रिटेन। यूनिटरी प्रणाली ब्रिटेन में चलती है, यहाँ पर एक ही तरह की शासन व्यवस्था है। तो ये जो है यूनिटरी प्रणाली और एक फेडरेशन, इन दोनों को मिलाकर कुछ शक्तियां, इन दोनों को मिलाकर इनका मिला जुला रूप है यूनियन।
यूनियन में फेडरेशन की शक्तियां ज्यादा हैं और कुछ शक्तियां यूनिटरी भी हैं, इसीलिए इसे क्वासी फेडरल भी कहते हैं। तो आपको ये समझ में आया आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 में भारत के नाम की बात की गई है, यानी कि भारत, इंडिया यानी कि भारत, उसके नाम की बात की गई है। ये राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। और इसमें राज्यों के संघ में किस किस तरह के राज्यों को शामिल किया गया है, तो राज्य जो स्टेट है उन्हें भी शामिल किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश भी आएंगे इसमें, और जो अर्जित क्षेत्र है जो अभी शामिल नहीं है लेकिन आगे आने वाले टाइम में शामिल हो सकते हैं या फिर हमें गिफ्ट में मिल सकते हैं, किसी संधि के तहत मिल सकते हैं, तो हम उनको भी जब शामिल करेंगे तो वो अर्जित क्षेत्र इसी में आएंगे। ओके, अब हम समझ लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 को। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2 में क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 2 में कहा गया है कि भारत किसी भी बाहरी हिस्से को, यानी कि जो अभी भारत में शामिल नहीं है, भारत के बाहर किसी भी देश को, किसी भी हिस्से को जो उसने या तो युद्ध में जीता हो, उपहार में मिला हो, या कैसे भी हो, किसी भी टुकड़े को अपने राज्य में शामिल कर सकता है। ये संसद को शक्ति दी गई है, संसद को शक्ति दी गई है कि बाहरी किसी भी राज्य के हिस्से को, टुकड़े को या फिर पूरे देश को अपने भारत में शामिल कर सकता है विधि बनाकर। तो यहाँ हम नोट डाउन करेंगे कि आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 ने संसद को शक्ति दी है, संसद विधि बनाकर किसी बाहरी देश के टुकड़े या देश को भारत में शामिल कर सकता है, तो आर्टिकल 2 कहता है कि संसद विधि बनाकर किसी भी बाहरी हिस्से को भारत के राज्य में मिला सकता है। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाती है, लेकिन इसीलिए शामिल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाती है। इसीलिए जब विधि बनकर तैयार होती है, जब वो लोकसभा राज्यसभा में जाता है, जब विधि बनकर तैयार होती है, तो हमें इस पर राष्ट्रपति की अनुमति या हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, इसमें नोट डाउन कर लेंगे, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद ऐसा कर सकती है। तो ये शक्ति दी गई है संसद को कि वो विधि बनाकर किसी भी बाहरी हिस्से को अपने भारत देश में शामिल कर सकती है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, सिक्किम का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बाकी और भी है, गोवा है और आपका पुदुचेरी है, और भी ऐसे जगह हैं जो आजादी के बाद आजादी के बाद भारत में, और भी ऐसे राज्य हैं जो आजादी के बाद भारत में शामिल किए गए थे। तो सिक्किम का एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे, एग्जाम्पल इसका सिक्किम ले लेते हैं। सिक्किम की बात करेंगे तो वो टाइम जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और तिब्बत के लोगों को अलग अलग चाइना में इधर उधर भेज दिया था, तो तिब्बत में तिब्बत के लोग ही नहीं बचे थे, तो उस जगह पर चाइना का शासन हो गया, क्योंकि वो चाइना ने जीत लिया था। तो इस तरह चाइना ने तिब्बत को जीत लिया। अब सिक्किम को भी डर था कि चाइना उस पर कहीं कब्जा ना कर ले या कोई और दिक्कत ना आ जाए, तो इसीलिए सिक्किम ने भारत में मिलने के लिए बात की कि चलो हम भी शामिल हो जाते हैं भारत में, लेकिन उसे डर था कि कहीं इंडिया भी चाइना की तरह ना करे कि हम शामिल हो जाएं और उसके बाद हमारे देशों को, हमारे जो लोग हैं सिक्किम के, वो इधर उधर फेंक दिया, तो सिक्किम में सिक्किम के लोग ही ना बचें, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो इसीलिए सिक्किम ने पहले बोला कि हम पूरी तरह शामिल नहीं होंगे अभी, लेकिन हम थोड़ा देखना चाहते हैं अभी। तो सबसे पहले क्या किया गया था, सिक्किम को शहर राज्य बनाया गया था। इसके लिए अमेंडमेंट किया गया था 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन सिक्किम को
सह राज्य बनाने के लिए 35वां संविधान संशोधन किया गया था 1974 में। 1974 इसका ईयर याद रखेंगे। 35वां संविधान संशोधन 1974 से सिक्किम को सह राज्य बनाया गया, सह राज्य बनाया गया। और इसके सह राज्य बनाने के लिए हमें इसमें एक आर्टिकल 2A पार्ट जोड़ना पड़ा। आर्टिकल 2A इसमें जोड़ना पड़ा हमें। 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम को सह राज्य बनाने के लिए आर्टिकल 2A जोड़ा गया। उसके बाद जब सिक्किम को अच्छा महसूस हुआ कि चलिए भारत अच्छा देश है और हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहा है जैसा तिब्बत के साथ चाइना ने किया है, फिर इसको क्या किया गया, 36वें संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में और सिक्किम को एक अलग राज्य, अपने यहाँ एक राज्य का दर्जा मिल गया। राज्य बनाया गया। अब राज्य बनाया गया तो हमें फिर आर्टिकल 2A हटाना पड़ा। आर्टिकल 2A हटाया गया, यहाँ जोड़ा गया था और यहाँ पे हटाया गया। ओके, तो 2 संविधान संशोधन करे गए थे। 35वां संविधान संशोधन से इसे सह राज्य बनाया गया था, आर्टिकल 2A जोड़ा गया था। और 36वां संविधान संशोधन 1975 का जो किया गया था, इसमें इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया था और आर्टिकल 2A को हटाया गया था। ऐसे ही सिक्किम के अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे गोवा है, गोवा, दादर नगर हवेली, पुदुचेरी, दमन एंड दीव, ये सब भारत की आजादी के बाद भारत में शामिल किए गए थे। इसी वाले आर्टिकल के अकॉर्डिंग जोड़े गए थे, जैसे सिक्किम आया था। ओके, तो हमने ये समझ लिया आर्टिकल 2A। आर्टिकल 2A क्या करता है, संसद को शक्ति देता है कि भारत के बाहर के किसी भी हिस्से को या देश को जिस पर किसी का हिस्सा है, जिस पर किसी का कब्जा नहीं है, तो उसको भी चाहे तो भारत शामिल कर सकता है, या फिर जिसे भारत ने जीता है, उपहार में मिला है या किसी संधि से मिला है, वो सभी भारत अपने अंदर अपने देश में शामिल कर सकता है। तो ऐसी शक्ति किसे मिली है, संसद को मिली है। संसद विधि बनाकर ऐसा कर सकता है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से करेगा। और क्योंकि पूर्व अनुमति से करेगा तो विधि बनने के बाद इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, उसके हस्ताक्षर की भी आवश्यकता नहीं है और ये अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है कि संसद को शक्ति है कि संसद विधि बनाकर किसी भी राज्य जो भारत के अंदर है, किसी भी राज्य की नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है। तो इसे नोट डाउन कर लेंगे। संसद विधि बनाकर किसी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है। आर्टिकल नंबर 3 से संसद को शक्ति दी गई है कि संसद विधि बनाकर भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, किसी भी राज्य को तोड़ सकता है, किसी भी राज्य को मिलाकर एक राज्य बना सकता है, या फिर किसी राज्य के 2 टुकड़े भी कर सकता है, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है, उसका सीमा बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ये सब संसद को शक्ति प्रदान है और ये भी कैसे होगा? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति।
ये भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होगा। और इसके बाद भी क्या होगा, इस तरह की विधि जब बन जाएगी तो हमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्रपति की हम पूर्व में ही अनुमति ले चुके होते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह संसद, जैसे कि आप जानते हैं, इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं उत्तराखंड का जैसे विभाजन हुआ है, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से तोड़कर अलग राज्य बना दिया गया, तो ये इसका एग्जाम्पल है। संसद ने बनाया, संसद ने विधि बनाकर उत्तर प्रदेश के टुकड़े कर दिए दो, एक उत्तराखंड बना दिया और दूसरा उत्तर प्रदेश। ऐसे ही बिहार का एग्जाम्पल है आपके सामने, और झारखंड, छत्तीसगढ़, ये भी बने हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपके पास हैं, तो इनको तोड़कर बनाया गया है। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। कौन कौन से बनाए गए हैं, छ, उ, झ, इन 3 राज्यों को याद करेंगे। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को किससे तोड़कर बनाया गया था, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से तोड़कर बनाया गया था। मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था ये। छत्तीसगढ़ किससे बना था, मध्य प्रदेश से बना था। और इससे हम याद रखेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे टूटकर बना था, उत्तर प्रदेश से। जहां से झारखंड, झारखंड बना था बिहार से। तो ये 3 राज्य हैं जो सन 2000 में बनाए गए थे। सन 2000 में ही बने हैं ये तीनों राज्य, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से, और झारखंड बना था बिहार से। इनकी डेट भी याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। डेट इनकी है, छत्तीसगढ़ जो बना था 1 नवंबर को बना था, और उत्तर प्रदेश बना था 9 नवंबर को, और बिहार बना था 15। तो मध्य प्रदेश यहाँ बना था हमारा 1 नवंबर को, उत्तर प्रदेश बना था 9 नवंबर को, और बिहार बना था 15 नवंबर को। तो इनकी ये डेट भी आप याद रखेंगे। ये तीनों 2000 में बने थे, अलग अलग हुए थे। इससे मध्य प्रदेश से टूटकर अलग हुआ था छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश से टूटकर अलग हुआ था उत्तराखंड। बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। तो इस तरह संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो किसी भी राज्य को टुकड़े कर सकता है। और सीमा में परिवर्तन की बात तो ये आपको बता दी यहाँ पे कि किसी भी राज्य की सीमा और क्षेत्रफल में वो इस तरह से परिवर्तन कर सकता है। इसके अलावा वो किसी भी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। जैसे इलाहाबाद था तो उसको प्रयागराज कहने लगे हैं, और भी किसी का भी नाम कभी भी बदला जा सकता है। ये संसद को शक्ति प्राप्त है, और इस बारे में उसे राज्य से अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से इस आर्टिकल 3 के बारे में ही कुछ आगे समझ लेते हैं हम। एक संविधान संशोधन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 3 के लिए किया गया था। वो आर्टिकल 3 के लिए 5वां संविधान संशोधन किया गया था। 5वां संविधान संशोधन किया गया था। 5वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था, और 5वां संविधान संशोधन 1955 में जोड़ा गया था, 1955 में। और ये संशोधन के तहत इसमें कुछ बातें जोड़ी गई थी आर्टिकल 3 में। ये वाला संशोधन करके आर्टिकल 3 में कुछ बातें जोड़ी गई थी, तो उन बातों को हम जान लेते हैं। तो बातें क्या क्या थी? तो पहली बात तो ये थी कि इसमें राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। हमें संसद को राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। लिख लेते हैं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति बात जोड़ी गई थी इसी संविधान संशोधन से। उसके बाद नेक्स्ट बात ये है कि जब भी हम किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन कर रहे होंगे, तो जो राज्य उससे प्रभावित हो रहा होगा, हमें उसकी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उससे विचार जरूर मांगा जाएगा कि हाँ, विचार, उनको क्या दिक्कत है, वो अपना कोई सुझाव, कोई विचार देना चाहें तो उनसे वो मांगा जाता है। लेकिन वो एक तय सीमा के अंदर मांगा जाता है कि वहाँ की विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा
उस टॉपिक पर विचार करें कि उनको क्या दिक्कत है, या फिर उनको इस बारे में कुछ अपना सजेशन देना हो तो वो दे सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के अंदर। तो ये सब दिया जाता है। राज्य से राय मांगी जाती है। राज्य से राय मांगी जाती है एक तय सीमा के अकॉर्डिंग। एक निश्चित टाइम पीरियड होगा, उसके अकॉर्डिंग उन्हें राय देनी होगी। और नेक्स्ट बात जोड़ी गई कि इस टाइम पीरियड में राय मिलने के बाद, इस टाइम पीरियड में राय मिलने के बाद जब कोई निर्णय दे दिया गया है, जब परिवर्तन कर दिया गया है, तो उसके बाद फिर से राय लेने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर से पुनः राय लेने की आवश्यकता नहीं होती है। परिवर्तन के बाद पुनः राय नहीं मांगी जाती। नेक्स्ट एक पॉइंट और है कि क्या जैसे हर राज्य से उनकी विचार मांगा जाता है, जो इससे प्रभावित हो रहे हैं उन राज्यों से विचार मांगा जाता है उनका, तो क्या जैसे यूटीज हो रही हो कुछ, मतलब केंद्र शासित प्रदेश इस चीज से प्रभावित हो रहे हो, उनके नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन करने से कुछ केंद्र शासित प्रदेश अगर प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या उनसे भी राय मांगी जाएगी? क्या वहां की विधानसभा से भी उसका विचार मांगा जाएगा कि जो भी उनका सजेशन है वो हमें दें, या जो उनकी दिक्कत है वो हमें बताएं? तो इस संविधान संशोधन में बताया गया कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे कोई राय नहीं मांगी जाएगी। जो केंद्र शासित प्रदेश, जो यूटी है, शॉर्ट में ही लिख लेते हैं, जो यूटीज हैं, यूटीज से राय नहीं मांगी जाएगी। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ये कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन अधिकतर यहीं से उठता है, और हमको लगता है कि जब राज्य से अनुमति राय मांगी जा रही है तो केंद्र शासित प्रदेशों से भी मांगी जाती होगी, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही याद रखने का है कि यूटी से राय नहीं मांगी जाती है। तो आर्टिकल नंबर 3 को हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या था इसमें। आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है कि संसद विधि बनाकर किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाती है। इसीलिए बाद में जब विधि बन जाती है, जब कानून बन जाता है, जब वो चेंज हो चुका होता है, तो जब एक विधि बन जाती है तो उसके बाद हमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती। तो ये था। उसके बाद आर्टिकल 3 में कुछ संशोधन किया गया। आर्टिकल 3 में ही एक संविधान संशोधन जोड़ा गया, 5वां संविधान संशोधन 1955 का। इसके तहत कुछ बातें जोड़ी गई, और उन बातों में पहली बात ये है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। दूसरा ये था कि राज्य से राय मांगी जाएगी, जो भी राज्य इससे प्रभावित हो रहे हैं उनसे उनकी राय मांगी जाएगी इस संबंध में। उसके बाद नेक्स्ट बात ये थी कि जब राय मांग ली गई है और परिवर्तन कर दिया गया है या कोई नियम आ चुका है, उसके बाद उनसे कोई राय नहीं मांगी जाएगी, पुनः राय नहीं मांगी जाएगी। और नेक्स्ट है जो यूटी होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, अगर वो प्रभावित हो रहे हैं इस फैसले से, इन नियम और सीमा और क्षेत्रफल में परिवर्तन करने से अगर केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित हो रहे हैं तो उनसे उनकी राय नहीं मांगी जाती है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश से उनकी राय नहीं मांगी जाती है। ओके। और आगे हमने ये भी देखा था कि आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग हमारे जो देश है इंडिया, इसमें कुछ राज्यों में बनाए गए थे अलग, कुछ राज्यों को तोड़कर बनाया गया था। जैसे छत्तीसगढ़ बना था हमारे मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से, और बिहार से टूटकर बना था झारखंड। तो ये याद रखेंगे, इनकी डेट भी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश 1 नवंबर को। तो आगे हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि संसद जब आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग करती है या उसे अप्लाई करती है, तो उस समय उसे राष्ट्रपति की किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जो है आर्टिकल नंबर 2 और 3 का बनाया जाना संविधान संशोधन यानी कि आर्टिकल नंबर 368 से बाहर रखा गया है। तो आर्टिकल नंबर 4 कहता है संसद जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी तब उसे
राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो विशेष अनुमति में क्या है, मतलब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसे संविधान संशोधन से बाहर रखा गया है। संविधान संशोधन मतलब आर्टिकल या अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। संसद जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तब उसे राष्ट्रपति की किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी, बिना उसके ही वो कर सकती है अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग। और इसे क्योंकि इसे संविधान संशोधन से बाहर रखा गया, यानी कि आर्टिकल नंबर 368 के अकॉर्डिंग ये नहीं आता है। बिना संविधान संशोधन किए ही वो आर्टिकल नंबर 2 और 3 का प्रयोग कर सकती है। और इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे आगे आर्टिकल नंबर 4 जब यूज किया जाएगा तो हमें अनुसूची 1 और अनुसूची 4, अनुसूची और 1 और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन करना होता है, में भी परिवर्तन करेगी। संसद जब आर्टिकल नंबर 2 का प्रयोग करेगी और 3 का प्रयोग करेगी, 2 का मतलब है भारत के बाहर के किसी भी राज्य को शामिल करेगी और 3 का मतलब है भारत के अंदर के राज्यों के नाम, सीमा और उसके क्षेत्रफल में कभी भी परिवर्तन कर सकती है, तोड़ सकती है, जोड़ सकती है। तो वो ऐसा जब कर रही होगी तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी उसे परिवर्तन करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और बात है कि संसद इसके लिए अनुपूरक विधियां बना सकती है। संसद इसके लिए अनुपूरक विधियां बना सकती है। ओके, इसके लिए हमें अनुसूची 1 और अनुसूची 4 इसमें परिवर्तन करना होगा और संसद इसके लिए अनुपूरक विधियां बना सकती है। ओके, तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, संसद जैसे ये आर्टिकल नंबर 2 का प्रयोग कर सकती है, 3 का प्रयोग कर सकती है और राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है और इसके लिए संसद कुछ अनुपूरक विधियां भी बना सकती है। तो क्या संसद को किसी राज्य के किसी भी अंग को समाप्त करने की भी अनुमति है? राज्य का अंग मतलब कार्यपालिका या न्यायपालिका, उनमें से भी किसी को समाप्त कर सकती है क्या? तो इसका आंसर रहेगा नहीं, संसद को ऐसी अनुमति नहीं है। अच्छा, इस बारे में काफी विवाद हुए थे, कुछ केस इंपॉर्टेंट है, वो याद रखेंगे। तो ये विचार आया कि क्या संसद किसी राज्य के किसी अंग को समाप्त कर सकती है? अंग को भी समाप्त कर सकती है क्या? इसी तरह जैसे अनुपूरक विधियां बना सकती है, आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग कर सकती है, तो क्या किसी राज्य के किसी अंग को भी समाप्त कर सकती है? यानी कि वहाँ की राज्यपालिका, कार्यपालिका, विधान मंडल, उसमें से किसी को भी समाप्त कर सकती है क्या? तो इसका काफी विवाद आए थे। तो एक केस है इम्पोर्टेंट, वो याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, सुप्रीम कोर्ट निर्णय आया था मंगल सिंह वर्सेस भारत संघ। ये केस था मंगल सिंह वर्सेस भारत संघ, जिसमें कहा गया था कि क्या संसद
मतलब किसी राज्य के किसी अंग को समाप्त कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि नहीं, संसद राज्य के अंग को समाप्त नहीं कर सकती, अंगों को समाप्त नहीं कर सकती। और एक और सुप्रीम कोर्ट ने एक और डिसीजन दिया था जिसमें कहा था कि अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा कार्यपालिका सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए थे एक मंगल सिंह वर्सेस भारत संघ के बारे में, जिसमें कहा था कि संसद राज्य के किसी अंग को समाप्त नहीं कर सकती, और दूसरा बोला था कि अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा कार्यपालिका कर सकती है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट केस हैं, जैसे कि एक केस आया था बेरुवारी केस 1958 का। बेरुवारी एक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, जिसको पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करने की बात की गई थी। जब भारत का डिवाइडेशन हुआ था तो भारत को एक पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था और एक जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जो प्रेजेंट में पाकिस्तान है, वो बनाया गया था। पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश। तो इस तरह से रेड क्लिफ ने ये जो लाइन खींच के बना दिया था। तो इसमें पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था बेरुवारी, जिसे कि पश्चिम बंगाल में शामिल करने की बात कही जा रही। जैसे ये भारत है तो यहाँ पे एक क्षेत्र था वेस्ट बंगाल का, इसको ये पूर्वी पाकिस्तान जो था इसमें शामिल करने की बात कही जा रही थी। वेस्ट बंगाल का इस जगह थी, एक क्षेत्र था बेरुवारी, जिसको पश्चिम बंगाल में शामिल करने की बात कही जा रही थी। तो इसी से संबंधित है बेरुवारी विवाद। बेरुवारी विवाद 1958। बेरुवारी विवाद 1958, इसके संबंध में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या सलाह दी? सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि इसके लिए संसद ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन अगर ऐसा करना है तो संसद को संविधान में संशोधन करना होगा, यानी कि आर्टिकल 368 का प्रयोग करना होगा। ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि संसद जो है आर्टिकल नंबर 2 के तहत भारत के बाहर के किसी भी राज्य को शामिल कर सकती है, लेकिन संसद को ये अनुमति नहीं है कि भारत के में शामिल किसी भी राज्य को बाहर किसी अन्य। ऐसे ही 1974 में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा क्षेत्रफल जो था, सीमा क्षेत्र की अदला बदली करने के लिए समझौता करना था। सीमा क्षेत्र अदला बदली 1974 में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा क्षेत्र में अदला बदली करने के लिए बोला गया, समझौते के लिए, लेकिन ये हो नहीं पाया था। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जब डिवाइडेशन हुआ था तो बांग्लादेश और भारत जो लोग रह रहे थे इन क्षेत्रों में, तो ऐसा हुआ था जैसे ऐसा मान सकते हैं जैसे कोई बांग्लादेश में रह रहा है, उसकी शॉप यहाँ भारत के हिस्से में आ गई, उसका घर वहां रह गया, ऐसे ही लोगों को दिक्कतें हुई। तो फिर बाद में ऐसा बोला गया कि चलो इसकी सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर लेते हैं कुछ, तो 1974 में, लेकिन ये अप्लाई नहीं हो पाया। लेकिन अब जाकर ये 100वां संविधान संशोधन किया गया, इसके लिए 100वां संविधान संशोधन 2015 में, 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया और सीमा क्षेत्र में अदला बदली को अप्लाई कर लिया गया। उस टाइम जब समझौते की बात की गई थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, लेकिन उस टाइम पे ये समझौता नहीं माना गया था
और 100वां संविधान संशोधन 2015 में जब मोदी जी ने ये बात उठाई तो फिर ये समझौता माना गया। और इस तरह से आपने ये पूरा भाग 1 समझ लिया। इसके चारों आर्टिकल को अच्छे से हमने डिस्कस किया। तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखा भाग 1 में क्या कहा गया है। भाग एक में कहा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के नाम और उसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे कि बताया था, इसमें स्टेट भी आते हैं, यूनियन टेरिटरी भी आएंगी और अर्जित क्षेत्र भी शामिल किए जाएंगे। उसके बाद आपने आर्टिकल नंबर 2 में इसके में देखा कि भारत किसी भी बाहरी राज्य या देश के टुकड़े को अपने भारत में शामिल कर सकता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। और आर्टिकल नंबर 3 में क्या था। आर्टिकल नंबर 3 में था कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनमें से किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। और आर्टिकल नंबर 4 में देखा आपने कि संसद को ये शक्ति प्रदान है कि जब संसद आर्टिकल नंबर 2 और 3 का प्रयोग कर रही होगी तो उसे राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उसको संविधान संशोधन यानी कि आर्टिकल 368 से बाहर माना गया है। तो ये था आर्टिकल नंबर 4 में। तो आपने इस तरह से पूरे आर्टिकल देख लिया। हमने कुछ केस देखे जो इम्पोर्टेंट है। बेरूबारी केस देखा, यहाँ पे भारत बांग्लादेश केस देखा, और ये मंगल सिंह और भारत संघ का केस देखा जिसमें कि कहा गया था संसद राज्य के अंगों को समाप्त नहीं कर सकती है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा कार्यपालिका या गवर्नमेंट जो होती है वो कर सकती है। और बेरूबारी केस 1958 में आया था जिसमें कहा गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में संशोधन करना होगा किसी भी जगह को दूसरे बाहर के राज्य में शामिल करने के लिए, यानी कि भारत की जगह को किसी दूसरे को देने के लिए हमें संविधान में संशोधन करना होगा आर्टिकल नंबर 368 के तहत। बिना संशोधन किए ऐसा करने की अनुमति संसद को नहीं है। उसके बाद 1974 में भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा क्षेत्र को लेकर अदला बदली के लिए समझौते के लिए बात की थी सबसे पहले पंडित नेहरू ने। तो उस टाइम पे इस समझौते को नहीं माना गया था। उसके बाद 100वां संविधान संशोधन करके 2015 में इस समझौते को मान लिया गया और सीमा क्षेत्र की अदला बदली कर ली गई। तो इस तरह आपने आज क्लास को पूरा समझा और आज हमने भाग 1 कंप्लीट कर लिया। क्लास आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।